हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज है डे 19 और डे 19 यानी 19वें दिन में आज पूर्वावलोकन सीरीज में हम आज का टारगेट और टॉपिक करने वाले हैं दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। तो आज हम कम से कम 2 से 3 टॉपिक करेंगे। अगर ये वीडियो लंबा नहीं हुआ तो 3 टॉपिक कवर करेंगे, नहीं तो 2 टॉपिक करेंगे। तो दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन में नोट्स नहीं है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो उसके सीधे सीधे पीवाईक्यू ही है खाली। उसके बाद हम कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन करेंगे, दूसरा टॉपिक। और अगर लंबा वीडियो नहीं हुआ तो हम तीसरा टॉपिक भी करेंगे, अपना होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा नोट्स नहीं है, सीधे सीधे पीवाईक्यू है। तो चलिए आते हैं, और इसके बारे में हम ऑलरेडी नोट्स में पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो वही क्वेश्चन है, तो बस फटाफट सॉल्व करते हुए चलते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो सभी को पता है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। ठीक है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन, तो वो कब भारत आए थे? तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 12 दिसंबर 1911 को भारत आए थे वे। उस समय बंगाल विभाजन रद्द कर, तो उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया उन्होंने, ये घोषणा करी और भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफर करने की बात कही गई? दिल्ली से स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, दिल्ली में। ठीक है, और हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित भी हुई। ठीक है, तो कब हुई है? तो ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 1912 को। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत की राजधानी की घोषणा कब हुई है, तो 1911 में हुई है। और बनी कब राजधानी? तो 1912 में बनी, 1 अप्रैल 1912 को। किसके काल में बनी है? तो हार्डिंग के काल में बनी है। किसके काल में? हार्डिंग के काल में। ठीक है, नेक्स्ट 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो अभी मैंने बताया कौन था, हार्डिंग था। और दिल्ली कब बनी है राजधानी? तो फिर से डेट याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 1912 को। और घोषणा कब हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो भाई दिल्ली भारत की राजधानी बनी है 1911 दिया हुआ है। अगर 1912 ऑप्शन में होगा तो आप 1912 टिक करेंगे, 1911 नहीं। ठीक है, तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में थी, लेकिन घोषणा 1911 में हुई थी। तो 1912 ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए हम 1911 को टिक कर लेंगे। ठीक है, तो जबकि कलकत्ता से दिल्ली इसका स्थानांतरण कब हुआ? 1912 में हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है, ऐसे ही आंसर करना है आपको। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो यहाँ पे 1912 होगा। ठीक है, तो 1912 ही राइट ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, जब घोषणा पूछी जाएगी तो 1911 लगाएंगे आप। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो अभी हमने पढ़ा 1912 में। ठीक है, अब यहाँ भी 1912 नहीं दिया है, तो 1911 हम टिक कर देंगे। अगर दिया होगा तो 1912 में ही टिक लगाएंगे। दिल्ली में किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो आपको हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं पहले। तो हॉर्डिंग इस विभ्रम के प्रबुद्धतम स्पष्टीकरण विषय कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा आतंकवादी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोहभंग हो गया, जब 23 दिसंबर कब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वो जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था और उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। ठीक है, ठीक है, कहाँ फेंका गया था? चांदनी चौक में। किसके ऊपर? हार्डिंग के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो भाई इसमें भगवती चरण वोरा शामिल नहीं थे, लेकिन मास्टर अमीर चंद शामिल थे, भाई बाल मुकुंद शामिल थे और अवध बिहारी शामिल थे। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी और 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोरा इसमें नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रासबिहारी बोस जापान भाग गए थे और मुकदमे से बच गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ 1912 में ही। ठीक है, देखो दिसंबर 1911 में जब जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आगमन आए, तो उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन हुआ था। और दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया, और साथ ही बिहार और उड़ीसा, किसको किसको? बिहार और उड़ीसा को बंगाल से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और ये विभाजन कब हुआ? 1912 में लागू हुआ है। तो अगर पूछा जाए तो बिहार कब अलग प्रांत बना है? तो 1912 में ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो इसमें छोटे से हमारा नोट्स दिए हुए हैं, कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। ये समझौता सामान्यतः लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों को एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। तो याद होगा कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है, तो कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो गया उन्हीं का। दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। आतंकवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही ये समझौता भी भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। तो अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने में। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो अभी हमने देखा कहाँ पर आयोजित किए थे, तो उन्होंने लखनऊ में आयोजित किए थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में ही एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो याद करिए, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अभी मैंने बताया अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे कब, 1916 में। नेक्स्ट, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे, तो आपको पता है कि प्रमुख शिल्पी कौन थे, तो वो थे एनी बेसेंट। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो त्रुटियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित किया, जैसा अभी हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, ठीक है। तो इसमें विशेष भूमिका एनी बेसेंट और तिलक ने निभाई थी और मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, तो ये कह रहा था बीजी तिलक ने। नेक्स्ट, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन से कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। तो लखनऊ समझौता 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र, ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि से निसंदेह रूप से ये कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस के द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः ये नींव डाली, जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। तो बात सही है कि निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया, इसी वजह से हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है आज। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, और ये वर्ष कौन था, तो अभी हमने पढ़ा 1916 का लखनऊ अधिवेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, तो भाई 1916 और 1922 का, ठीक है।
तो ये काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा था। वो मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर काम करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही ये समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। तो भाई हमने अभी पढ़ा था कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो पहला ही असत्य हो गया। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था, तो ये बात सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे, ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, तो 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया और अंबिका चरण मजूमदार जो कि अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के दुखद अलगाव और गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों यानी कि उदारवादी और उग्रवादियों ने अब ये महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई और उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो अभी हमने पढ़ा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो ये भी टॉपिक हमारा फिनिश होता है। सेकंड टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए फटाफट फिनिश हो रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पे, जो है होम रूल लीग आंदोलन। तो एक सेकेंड दीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग, ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है, याद रखिए। तो तिलक की होम रूल लीग 1916 में स्थापित की गई अप्रैल में, और एनी बेसेंट की होम रूल लीग सितंबर 1916 में स्थापित की गई। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ठीक है, और सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्यक्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार थे। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। दोनों लोगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसी गोरो द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी। यथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल नाम दिया, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल अल्कॉट के द्वारा की गई थी, और एनी बेसेंट 1889 में थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। तो अब चलते हैं इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने में। तो हमारे नोट्स भी फटाफट हो गए, तो अब पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो होम रूल लीग आंदोलन आपको पता है बेसेंट और तिलक दोनों ने शुरू किया है, लेकिन भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने शुरू किया था। यद्यपि होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम जो है वो तिलक ने की थी अप्रैल में, ठीक है, 1916 में, लेकिन एनी बेसेंट ऑलरेडी उसको शुरू कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना जो है वो सितंबर 1916 में करी है, ठीक है। तो बस इसलिए थोड़ा सा तिलक का पहले आ जाता है। 1915 और 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में, ठीक है। तिलक की बनी है अप्रैल में और बेसेंट की बनी है सितंबर में, ठीक है। नेक्स्ट, तो चाहे तो मैं आपको यहाँ पर डेट और मेंशन कर देती हूँ। देखो 28 अप्रैल याद कर लीजिए 1916 तिलक की है, और 3 सितंबर
1916 एनी बेसेंट की है। अपनी अपनी होम रूल लीग की उन्होंने स्थापना करी। ठीक है, अब बेसेंट ने जो प्रचार किया वो कॉमनवेल्थ, एक सेकेंड याद कर लीजिए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के थ्रू जो उनका प्रकाशन उसे करती थी। और तिलक किससे प्रकाशन करते थे? तिलक करते थे मराठा से और केसरी से प्रचार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं। तो एनी बेसेंट जो है वो गृह शासन आंदोलन से संबद्ध रही हैं। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन यानी कि होम रूल आंदोलन से संबद्ध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा ही बनाई गई। अभी मैंने बताया होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिससे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। और भारत में ये आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय भी रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था होम रूल आंदोलन। ठीक है, 1916 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो भाई एस सुब्रमण्यम, टी.एस. अलकॉट का नहीं था, बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का था। तो टी.एस. अलकॉट जो है वो होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबद्ध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम लीग को प्रारंभ किया। और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना से संबद्ध थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो C.R. दास नहीं जुड़े थे। अभी हमने देखा एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर और तिलक जी तो थे। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कर सके थे। ठीक है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, तो इन दोनों की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक ही था, तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में बनाई। तो भाई ये तो सत्य ही है, असत्य पूछा जा रहा है तो और पढ़ लेते हैं। तिलक को होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक थी। तो ये भी भाई सत्य है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। ये भी सत्य है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। ये भी सत्य है। तो इसमें असत्य पॉइंट हमें नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। ठीक है, हम इस बात को अभी कई बार पढ़ चुके हैं। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। और इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीग एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी और उसके 5 महीने के बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित करी। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आ गए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्यक्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी कि तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक और बेसेंट में मतभेद नहीं थे। तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो क्या ऐसा हुआ था? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उस समय नहीं हुआ था, लेकिन ये हुआ है बाद में 1918 के टाइम पर। तो इसके बारे में हम बता देती हूँ कि भारत में होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में शुरू किया गया। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा करी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करी। 1918 में दोनों होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो ये ऐसा तो नहीं हुआ था कि मिलाया गया है, तो नहीं मिले थे ये दोनों। ठीक है, कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट 1847 से 1923 तक फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। अब एनी बेसेंट की बात कर लेते हैं।
एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी? बिल्कुल सही बात है, उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी? नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बन चुकी हैं? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। तो भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी हैं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करी। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों अपनी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से सुशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन दिसंबर 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैं बता देती हूँ आपको 1875 में अमेरिका में, ठीक है, मैडम ब्लावेट्स्की और कर्नल अल्कॉट ने की थी, ठीक है। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी है। तो ये स्थापना इनकी नहीं है, ठीक है, थियोसॉफिकल की। नेक्स्ट, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तन करके और क्या रख लिया? स्वराज सभा। तो होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में की गई। और तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की जिम्मे थे। लीग का उद्देश्य था संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक भी फिनिश होता है। अब क्या करते हैं, हम ये चौथा टॉपिक भी आज कवर कर लेते हैं। तो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऐसा करते हैं, आज नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं और कल इसके PYQ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु यानी कि 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। इन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टर का प्रशिक्षण लिया। करमचंद गांधी पोरबंदर, बंकानेर और राजकोट राज्यों के दीवान थे। गांधी जी के पिता थे और इनका उपनाम कबा गांधी था। क्या था? कबा गांधी, ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा करी। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करी। ये इंपॉर्टेंट है। वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। ये इंपॉर्टेंट है। ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। ये इंपॉर्टेंट है। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों की क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी को समाजवादी में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। गांधी जी सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल की सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपहास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे उन्होंने अग्नि बाण कहा है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। ये कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी कि डरबन गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वो अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। ये इंपॉर्टेंट है। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में गांधी का दक्षिण अफ्रीका में प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। ज्ञात है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बंबई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद में कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। और ये आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जनकल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उनमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति। सत्याग्रह एक शाब्दिक अर्थ है, सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। ये गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अंटो दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वो संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल। इसी के आधार पर गांधी ने सर्वोदय, द वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा का प्रतिपादन किया। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा और टॉल्स्टॉय से प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी काफी प्रभावित हुए। ये उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। गांधी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917-1918 के आरंभ में गांधी जी के 3 संघर्ष हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया उन्होंने। ठीक है। चंपारण तथा खेड़ा किसानों का आंदोलन था, ये इंपॉर्टेंट है, जबकि अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में हुए चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है, ये इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर ये निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, 3 कठिया पद्धति पूछी जाती है बहुत बार। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजदूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इस उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए और इस प्रकार गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए
पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था और चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगी में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो ये इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में फ्लैग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को उन्होंने गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए उन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला लिया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थिति नहीं की थी। इसी मुद्दे पर गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी को संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखा काली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी और बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। उनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें वार्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वे 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। कौन? जमनालाल बजाज। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। चार्ल्स एंड्रयूज, दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों में इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से उनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। ये इंपॉर्टेंट है। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि और वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। उनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वो शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हो। इसके लिए गांधी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पे जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी और उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो ये इंपॉर्टेंट है डेट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। तो यहाँ पर हमारा नोट्स जो है वो फिनिश होता है और कल अब हम इसके PYQs करेंगे। ठीक है, PYQ बहुत ज़्यादा है इसके, तो हम PYQs के कल करेंगे। तो चलिए, अगर ये थोड़ा सा भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, दूसरों के साथ इसको साझा करें और यूजली हेल्प करें। और कल हम इसके BYQ सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ एक टॉपिक और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने लगभग 4 टॉपिक कवर करे हैं। छोटे छोटे थे लेकिन हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो फास्ट फास्ट में करा रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो पढ़ते रहिए और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़िए और मैं जल्दी ही दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाली हूँ और करंट भी स्टार्ट करने वाली हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।